स्टार्ट करो मैडम। नमस्ते। मैं धनंजय रावल, अंकुर हॉबी सेंटर अहमदाबाद से। और ज्ञान विज्ञान की श्रेणी में आज एक नया विषय लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और ये विषय का नाम हमने रखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रामायण। मतलब विज्ञान हमारे भारतवर्ष के लिए आजकल की बात नहीं है, वर्षों पहले की बात नहीं है, लेकिन हजारों वर्ष पहले भी भारत में ज्ञान और विज्ञान डे टू डे लाइफ में भी इतना प्रचलित था। बाकी है वो समझने के लिए कि ये प्रचलित था तो कैसे था। तो इसके लिए मैं मेरे विज्ञान के काम से भारतवर्ष में मैं घूमता रहता हूँ। और ये घूमते घूमते ऐसी बहुत सारी चीज, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आते हैं, ऐसी बहुत सारी जगह मुझे देखने को मिलती है, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें मुझे मिलती है जिसको पढ़ने से मुझे बार बार ये एहसास होता है कि हाँ, हम भी विज्ञान के अंदर बहुत एडवांस थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विज्ञान के अंदर मेरी एक्सपर्टीज है, लेकिन उस समय में जो भी लिखा गया था, उस समय में जो भी पत्थर के अंदर कंडारा गया था, और उस समय में जो भी लोग थे, उनकी भाषा वगैरह समझने के लिए ऐसे दूसरे लोगों की भी मुझे सहायता लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे लोगों को मैं मिलता हूँ, उनकी भाषा समझता हूँ, इसके अंदर क्या लिखा है उसका अर्थ मैं समझता हूँ। तब ऐसी बहुत सारी बातें हमारे सामने आके खड़ी रहती है, और वो जान के बहुत ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है। और मुझे लगता है बार बार कि ये सारी बातें लोगों के सामने भी रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अनसुली सूझी बातें भी होती है जो हमें समझ में नहीं आता। अगर ये बात मैं आपके समक्ष रजू पेश करूं, तो मुझे लगता है आपके द्वारा भी मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। तो आज हम बात करेंगे रामायण के बारे में। वैसे तो हमारे बहुत सारे शास्त्रों में और बहुत सारे एपिक में, जैसे महाभारत की बात करें तो वहां पे भी हमें विज्ञान मिलता है। ऐसी बहुत सारी जगह पे हमें विज्ञान का प्रमाण मिलता है, लेकिन आज हमने फोकस किया है सिर्फ रामायण के अंदर। तो ये बातें जब मेरे पास आती है, मैंने कहा कि ऐसी बहुत सारी किताबें, जैसे अभी मैंने आपके सामने ये रखा भास्करा वन एंड हिज एस्ट्रोनॉमी। तो भास्कराचार्य ने भी बहुत एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा है, और ऐसी बहुत सारी किताबें मुझे पढ़ने को मिली। और ये पढ़ते पढ़ते, ऐसी बहुत सारी चीज पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि हाँ, हमारे जो रामायण में भी अलग अलग जगह पे विज्ञान की बात की है। तो उसमें सबसे पहले जो यहाँ बात आपके सामने रखी है, वो है बॉटनिकल साइंस। रामायण के अंदर पूरा आप रामायण पढ़े, कि रामचरितमानस ने लिखा है और उसके पहले भी जिन्होंने लिखा है, वो रामायण आप पढ़े तो आपको पता चले कि ये सारे शास्त्रों में रामायण के अंदर लगभग 182 अलग अलग फ्लावर, ट्री और फ्रूट के बारे में बात की है। और ये जब हम चेक करते हैं कि क्या ये वनस्पति तब अस्तित्व में है, थी या नहीं है, तो ये सारी बातों की पुष्टि हमें रामायण में मिलती है। तो बॉटनिकल साइंस के बारे में भी रामायण में बहुत कुछ लिखा है। और इसको प्रूव करने के लिए क्या हुआ कि दो जो वैज्ञानिक थे, चेन्नई यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे थे, उसके ऊपर पीएचडी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि जब 14 वर्षों तक राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या से लेके श्रीलंका तक उन्होंने जो वनवास के लिए वो जो घूमे, तो पूरा जो रूट है वो रूट चेक किया। और रूट चेक
रूट में घूमते-घूमते उन्होंने देखा कि हाँ, कि जो भी वो चीज़ लिखी है रामायण में कि इस जगह पे ये फ्लावर मिलते हैं, इस जगह पे ये पेड़ है, उस जगह पे वो फ्लावर या तो फ्रूट मिलता है। तो वो सारी चीज़ उन्होंने देखी, उन्होंने स्क्रूटिनी की और उन्होंने संस्कृत और लैटिन नाम भी उन्होंने ढूँढ निकाले और ये प्रूव हुआ कि हाँ, जो लिखा है रामायण में, वो सारे रूट में ये सारी चीज़ आज भी मिलती है। चित्रकूट से उन्होंने जो चालू किया और वहां से लेके श्रीलंका तक उन्होंने पूरा रूट चेक किया था और उन्होंने ये सारी बातें वहां पे उन्होंने सच वहां पे साबित हुई। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि रामायण के समय में राम सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य जंगल में जब उन्होंने प्रवेश वो करते थे, तब बहुत सारे ऋषि मुनियों ने उन्होंने अलर्ट किया था कि वो जंगल में जब आप जाते हो तो जरा सावध रहना, क्योंकि वहां पे सिंह और बाघ की बहुत सारी वस्ती है। और आप आज भी देखेंगे कि आप भीमबेटका के खड़क के अंदर बहुत सारे जो ड्राइंग किए गए हैं, तो वो ड्राइंग के अंदर आज भी वहां पे सिंह और वाघ के चित्र वहां पे ड्रॉ किया गया है। मतलब रामायण के अंदर जो भी दंडाकार या जंगल में जो भी चीज था, वो चीज आज भी वहां पे मिलती है। भीमबेटका के टाइम पे भी मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दंडकारण्य के जंगल में अलर्ट रहने की जो सूचना उस टाइम पे रामायण के टाइम पे भी दी जाती थी और आज भी दी जाती है। आपने देखा होगा कि 1-2 साल पहले सीएसडी प्रोफेसर जो जनरल रावत थे, उनका हेलीकॉप्टर वहां क्रैश हो गया था और वो वही जगह है दंडाकारण्य का जंगल, कि वो भी आज वो एक मिस्टीरियस प्लेस है कि वहां पे एटमॉस्फेयर कभी भी चेंज होता है, कब पता होता नहीं है। और उनका जो हेलीकॉप्टर है वो वहां क्रैश हो गया था। तो ये सारी बातें आज भी हमारे सामने आती है। पंचवटी की जब बात करते हैं तो पंचवटी के अंदर भी जो भी सारे अलग अलग पशु पक्षी की बात की है, तो वो सारे पशु पक्षी आज भी वहां आपको देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि सीता जी के पास ये बॉटनिकल साइंस का बहुत जबरदस्त नॉलेज उनके पास था। और जब अशोका वन में गए तो वहां भी इस तरह के ट्रीज वगैरह वहां पे देखने को मिले। सबसे बड़ी बात ये थी कि राम राम ने जो अलग-अलग पिछड़ी जातियों के लोगों का भी उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस जाना। और आप देखेंगे कि रावण ने केवट को उनको पाँव देने के लिए परमिशन दी और इंस्पायर किया। अहिल्याबाई के जो पत्थर थे, वो पत्थर से उनको स्त्री का स्वरूप दिया। और जो बेर, जूठे बेर जो है, वो बेर भी उन्होंने चखे और ये सारे जो पिछड़ी जाति के लोग थे, ये सारे लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया। और ये सारी जो पिछड़ी जाति है, तो आप रामायण में देखेंगे या तो और अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में देखेंगे, तो वहां पे ये सारी अलग अलग जातियों है, वो सारी जातियां आज भी मिलती है। खास करके भील, कौल और गोंड जाति वहां पे आज भी मिलती है और लगभग उनकी वस्ती आज भी 40 लाख से ज्यादा है। साइंस की बात पे जब हम वापिस आते हैं, तो जब महर्षि जो विश्वामित्री थे, जो राम और लक्ष्मण के जो गुरु थे, आपको पता होगा कि वो महर्षि विश्वामित्री राम और लक्ष्मण को स्वयंवर में ले गए थे। और स्वयंवर में जाते टाइम वो रास्ता बहुत लंबा था और इतने लंबे टाइम में कम खाने से भी वो कैसे जीवित रह सकते हैं, यानी भूख और तरस पे कैसे काबू पाना, वो महर्षि वाल्मीकि ने उनको सिखाया था। तो उनके पास ये नॉलेज, ये टेक्नोलॉजी या तो एक उनको एक सीख वो थी कि अपने भूख और तरस पे काबू कैसे पाना, वो वाल्मीकि ऋषि के पास उस समय उनके पास ये नॉलेज था। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे आते हैं, तो रामायण में एक घटना जो है वो है रावण जब सीता हरण करने के लिए जाते हैं, तब राम और लक्ष्मण हिरण को ढूंढने के लिए गए थे। और लक्ष्मण जब वहां गए तो लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करके गए। तो इसके बारे में जब सोचते हैं तो आज भी आश्चर्य होता है कि क्या लक्ष्मण रेखा की बात सही है या गलत। तो आप देखेंगे कि लक्ष्मण रेखा तब होगी या नहीं, वो पता नहीं, लेकिन आज आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह पे इस तरह के जो फोटोग्राफ में दी गई है,
इस तरह की अनविजिबल रेखाएँ यानी सिक्योरिटी फेंस होती है, जो आपको नेकेड आई से दिखती नहीं है, लेकिन ये फेंस को जब आप क्रॉस करते हो, तो अचानक वो जब जब क्रॉस करते हो तब सायरन बजने लगती है और हमें लगता है कि हाँ, इस तरह की लक्ष्मण रेखा लेज़र टेक्नोलॉजी तब होगी और इसी तरह की लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ वहाँ पे एज़ अ लक्ष्मण रेखा ने उन्होंने लक्ष्मण जी ने बनाया होगा। आप देखेंगे कि आजकल की जो लेज़र टेक्नोलॉजी है, तो उनका यहाँ पे आप देखेंगे टॉप व्यू दिखाया गया है और यहाँ पे एक लेज़र गन हम रखते हैं और ये पूरा जो एरिया आपको यहाँ पे दिखता है, ये एरिया के अंदर कोई भी अंदर एंटर होता है, तो अचानक अलार्म बजने लगती है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो मुझे ये लगता है कि लक्ष्मण रेखा शायद ऐसी कोई चीज़ होगी, जिसके कारण रावण जो थे, वो रावण ये जगह क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते थे। या तो उनको डर था कि यहाँ से मैं आगे जाऊँगा तो अलार्म बजने लगेगा और पता चल जाएगा और उनको बचाने के लिए भी कोई आ जाएगा। तो ये लक्ष्मण रेखा मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए और इससे भी आगे एविडेंस हमें ये मिलता है कि अभी भारत सरकार ने ये पिक्चर रिलीज़ किया और ये पिक्चर भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पे है और इसका नाम भी रखा है लक्ष्मण रेखा। ये रात के अंधेरे में लिया गया फ़ोटोग्राफ है। दिन में ये चीज़ दिखती नहीं है। लेज़र जब हम चालू करते हैं, लेज़र यानी ग्रीन लेज़र या तो रेड लेज़र हम चालू करते हैं, तो दिन में वो दिखती नहीं है, रात को दिखती है। और रात में दिन में आप देखेंगे तो ये एक खड्डा जैसा दिखता है जिसको क्रॉस करके कोई भी आ सकता है। लेकिन ये लेसर टेक्नोलॉजी से जो चीज़ बनाई गई है, उनमें से कोई पास करके जो आगे आता है तो अचानक अलार्म बजने लगता है और सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाता है कि ये रेखा किसी ने पार की है। तो मुझे लगता है इसी तरह की कोई लक्ष्मण रेखा उस समय बनाई होगी। सबसे ज़्यादा देखो क्या होता है कि रामायण मैंने 40 साल पहले भी पढ़ी। रामायण मैंने कल भी पढ़ी और 40 साल जब मैंने पढ़ी तब मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल था वो कुछ अलग था और आज मैंने जब पढ़ी तब इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ अलग हो गया। उसके ज़माने में 40 साल पहले टेक्नोलॉजी जो थी, उसके कंपेयर में आज हम देखें तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। तो ये पिक्चर जो आपको दिखाई गया है, पुष्पक विमान का पिक्चर यहाँ पे दिखा है ड्रॉ किया गया है और ये काफ़ी पुराना ये चित्रकारी ड्रॉ की गई है। तो ये चित्र में आप ध्यान से देखें और ये चित्र जब ड्रॉ किया गया था, तब ड्रोन नहीं था। कम से कम ये काफ़ी पुराना चित्र ये ड्रॉ किया गया है और ये चित्र के चारों तरफ देखेंगे तो 4 पंखे लगे गए हैं और ये चीज़ आज के ड्रोन जो होता है, वो उसके बिल्कुल बराबर दिखता है। तो मुझे लगता है इसी तरह की ड्रोन टेक्नोलॉजी उस समय होनी चाहिए और ये रिमोट कंट्रोल से ये ड्रोन एक जगह से दूसरे जगह पे वो जाता होगा। इतना ही नहीं, उस टाइम पे जो ड्रोन था, आप देखेंगे कि ये किताब का मैंने एक फ्रंट पेज मैंने दिखा दे गया है, द वैमानिका शास्त्र यानी प्राचीन समय में भारत के ऋषियों के पास ये जो विमान शास्त्र बनाने का जो नॉलेज था, वो किस तरह का था, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी है। लेकिन जो विमान की हम बात करते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी और विमान के बारे में, तो आज तो ड्रोन रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है। विमान के अंदर पायलट को बैठना पड़ता है। लेकिन उस समय जो पुष्पक विमान वगैरह था, उसमें टेक्नोलॉजी ये थी कि जिसको हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस सेंसर्स ऐसे लगे थे कि जब हम मनुष्य सोचते थे कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, तो सोचने से ही वो ड्रोन या तो विमान एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। ऐसी टेक्नोलॉजी उस जमाने में थी, जो आज नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हमारा ज्ञान बहुत एडवांस था। ये देखेंगे कि यहाँ पे जो फोटोग्राफ ड्रॉ किया गया है, ये बहुत साल पहले किसी चित्रकार ने राम सेतु का फोटोग्राफ ड्रॉ किया है और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से राम सेतु का एक सैटेलाइट फोटोग्राफ आपको देखने को मिलता है। तो ये दोनों आप देखेंगे कि ये जो फोटोग्राफ ड्रॉ किया है और ये राम सेतु का फोटोग्राफ है, ये दोनों बिल्कुल बराबर है। मतलब सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज उस जमाने में भी हमारे पास था और ये कोई सोची समझी बात नहीं है। खाली
इमेजिनेशन नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत वाली बात है। यानी राम सेतु उस जमाने में भी बनाया गया है और आज आप देखेंगे तो मैंने राम सेतु के बारे में और भी अभ्यास किया कि जो दक्षिण भारत का जो हम कहते हैं दरिया किनारा जो पूरा है, वो पूरे दरिया किनारा में कोई भी मंदिर में आप जाएंगे तो वहां पे आपको तैरता हुआ पत्थर देखने को मिलेगा। कोई भी मंदिर में आप जाइए। इवन अभी तो भारत के और भी मंदिर में वहां से लाए गए पत्थर, जैसे हमारे गुजरात में 2-3 जगह पे ऐसे पुराने मंदिर है, वहां पे ऐसे तैरते पत्थर डिस्प्ले के लिए रखे हैं। तो उनको आप देख भी सकते हैं क्या वो पत्थर तैरता था कि नहीं। हाथ में लेके उसको पानी में डाल के भी देख सकते हैं। मतलब जो हमारे जो इंजीनियर थे, उनका नाम भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये दोनों जो नल और नील नाम के जो दो इंजीनियर थे, ये दोनों इंजीनियर के पास ऐसी नॉलेज थी और ये नॉलेज के द्वारा उन्होंने राम सेतु बनाया होगा। ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है, आज का जो लेक्चर है, उसमें सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात अगर मैं कहूँ, तो ये 2 बात मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें 2 चीज़ है कि रामायण का मतलब क्या है? ये मुझे पहले बताना चाहिए, लेकिन अभी राम की मूर्ति मेरे सामने आई तो वो बात मेरे मन में आई कि रामायण का मतलब क्या है? हम एस्ट्रोनॉमी से के फील्ड से है, तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तरायण किसको कहते हैं? कि सूरज को उत्तर की तरफ जाने की जो क्रिया है, उसको उत्तरायण कहते हैं। दक्षिणायन का मतलब सूरज को दक्षिण की तरफ जाने की जो क्रिया है, उसको हम दक्षिणायन कहते हैं। इसी तरह मनुष्य को राम की तरफ जाने की जो क्रिया है, उसका नाम है रामायण। रामायण का मतलब मैं ये करता हूं। और सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे तब आता है कि जब भी मैं कोई भी राम की मूर्ति देखता हूँ, राम का चित्र देखता हूँ, चाहे वो राम कहीं भी बैठे हो, यहाँ पे आपके सामने दो अलग अलग 3 अलग अलग राम की मूर्ति आपको दिखाई देती है। और कोई भी राम की आप मूर्ति देखेंगे तो राम की मूर्ति के अंदर राम से भी बड़ा उनका बाण है। आप यहाँ भी देखें, आप यहाँ भी देखें, आप यहाँ भी देखें, आप यहाँ भी देखें, तो उनका बाण बहुत बड़ा। और मजे की बात तो ये है कि ये जो राम के जो बाण है, ये बाण राम से भी बड़े हैं। कोई भी आप पिक्चर में देखें, राम का फोटो जब देखेंगे, इवन राम जब राज्याभिषेक के लिए भी बैठे हैं, तब उनका फोटो आप देखेंगे, चित्र देखेंगे या तो कोई भी मूर्ति देखेंगे, तो राम का बाण बहुत बड़ा दिखा देता है। इतना बड़ा बाण आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, अर्जुन का भी नहीं दिखाई देगा। तो सवाल ये होता है कि राम बाण शब्द प्रचलित कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो हम सब जानते हैं कि राम बाण का मतलब कि ये दवा है, तो डॉक्टर हमें कहता है कि ये रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज यानी उससे इलाज होना ही है। तो कोई भी रामबाण सॉल्यूशन, यानी ये जो प्रॉब्लम उनका सॉल्यूशन रामबाण है, मतलब उनका सॉल्यूशन है ही है, उससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला ही। तो राम बाण नाम इसी तरह प्रचलित हुआ। और ये इसलिए कि राम जब भी बाण चलाते थे, आप देखेंगे तो राम का बाण सिर्फ एक ही बार फेल हुआ रावण के सामने। उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उसके बाद आप कोई भी रामायण में कोई भी एपिसोड आप देखेंगे, कोई भी इवेंट देखेंगे, तो राम का बाण कभी फेल नहीं। तो ये ऐसा क्यों? ऐसी क्यों ऐसी कौन सी बात है राम के बाण में कि जिसके कारण ये राम बाण इतना शब्द प्रचलित हुआ? तो अलग अलग जगह पे मैंने भारत के बहुत सारे प्राचीन मंदिर की मैंने विजिट की। मैं जाता रहता हूँ, कोई भी मंदिर की बात आती है तो मैं जाता रहता हूँ। उनकी सारी मूर्तियों को ध्यान से देखता हूँ। ध्यान से देखने के बाद मैं सोचता रहता हूँ, सोचने के बाद अलग अलग जो एक्सपर्ट है उनसे भी बातें करता रहता हूँ कि ये ऐसा क्यों है। तो सबसे मैंने कहा कि मुझे आश्चर्य तो हुआ, लेकिन और भी बड़ा आश्चर्य ये मूर्ति जब मैंने देखी तब हुआ, क्योंकि ये मूर्ति के अंदर राम का बाण तो बहुत बड़ा है ही है, लेकिन साथ में देखेंगे
कि राम के बाण के अंदर यहाँ पे एक गोल चक्कर दिया गया है, ये भी एक गोल चक्कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लक्ष्मण के बाण में भी यहाँ पे एक गोल चक्कर दिया गया है, एक गोल चक्कर दिया गया है। उसके सेंटर में आप देखेंगे तो उसके सेंटर में भी कुछ ज्वाइंट है, और सेंटर से ऊपर भी कोई ज्वाइंट दिखा गया है। तो ये बात जब ये चीज मेरे दिमाग में जब आई, मैंने देखी, मैं सोचने लगा कि ऐसी क्या बात है कि जिसके कारण ये दो चक्कर यहाँ दिए गए। ये दो चक्कर, आप सोचेंगे कि ये फूल रखे हैं, तो ये फूल नहीं है, फूल इतने बड़े नहीं है। और बाण के अंदर फूल जब पूजा करते हैं दशहरा के दिन तभी होते हैं, बाकी राम के बाण के अंदर ऐसे फूल और एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे नहीं होते। आप दूसरे फोटोग्राफ में देखेंगे तो दूसरे फोटोग्राफ में ये पूरा जो बाण है, धनुष है, वो एक पेड़ जो है उसको उसका उसके सपोर्ट पे रखा है, और ये सेंटर में कोई चीज आपको दिखती है। एक गोल चक्कर यहाँ भी दिखता है, एक गोल चक्कर यहाँ भी दिखता है। तो ये चीज क्या हो सकती है, ये जब मैं सोचने बैठा तो मेरी नींद हराम। मैंने और भी मंदिर ढूंढे, साउथ में ऐसे बहुत सारे मंदिर मैंने ढूंढे कि वो मंदिर के अंदर भी आप देखेंगे तो राम के जो बाण है, ये बाण के ऊपर नीचे दो गोल चक्कर मुझे दिखाई दिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी एक चक्कर है, ये भी एक गोल चक्कर है। तो ये सब जगह पे ये क्यों दिया दिया गया है, ये सवाल मेरे मन में उठने लगा। और ये जब सवाल उठने लगा तो मैंने मॉडर्न आर्चरी का अभ्यास किया। आजकल जो आर्चरी सिखाते हैं अलग अलग जगह पे एकेडमी में, आप देखेंगे तो ओलंपिक में भी आर्चरी का मेडल मिलता है। तो ये मॉडर्न आर्चरी जब मैंने देखी, उसमें जो हाइब्रिड आर्चरी देखी, तो वहां पे मैंने जो बाण देखे, वो बाण में भी मैंने ऊपर और नीचे गोल चक्कर मैंने देखे। और ये जो गोल चक्कर मैंने देखे, तब मुझे मेरा जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि डेफिनेटली पहले के जमाने में भी जो राम के पास बाण जो था, ये राम के बाण के अंदर भी ऊपर और नीचे जो मॉडर्न आर्चरी में गोल चक्कर होते हैं वो दिए गए हैं। और ये चक्कर क्यों होते हैं, तो उसके अंदर दोनों तरफ पुल बैक स्प्रिंग का एडजस्टमेंट होता है। उसका पुल बैक स्प्रिंग दोनों तरफ रखी होती है। पुल बैक स्प्रिंग का मतलब क्या होता है कि आपने खिलौना की कार देखी होगी, जिसको हम वापिस उसको खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो स्प्रिंग एक्शन से वो कार दूर दूर तक दौड़ती है। घड़ी के अंदर भी हम चाबी वाली जो घड़ी होती है, उसके अंदर भी चाबी जब हम भरते हैं तो स्प्रिंग के प्रेशर के कारण घड़ी बहुत दिन तक चलती रहती है। तो ये आप देखेंगे, बहुत सारे फोटोग्राफ ये पीपीटी में कट हो गए। तो ये स्प्रिंग जो एक्शन जो है ऊपर और नीचे, राम के बाण के अंदर भी ऊपर और नीचे स्प्रिंग लगी होगी। और उसके कारण क्या होता है कि जब हम बाण की पलच को जब हम खींचते हैं, तो ये स्प्रिंग के अंदर भी ताकत जनरेट होती है, और ये बाण जब हम छोड़ते हैं तो ये दूर दूर तक सही निशाने पे जाता है। यहाँ पे एक साइड वाली जो दूसरी स्लाइड है वो दिखती नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये यहाँ की स्लाइड से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो राम का बाण चलाने का जो एक्शन है, आज की कोई भी आर्चरी के अंदर आप जाएंगे तो वो एक्शन और ये राम की एक्शन में कोई फर्क नहीं है। यानी जो मॉडर्न आर्चरी की जो कॉपी है, वो बिल्कुल उस जमाने से ही की गई है, और आज भी वही सिस्टम सिखाई गई है। यहाँ पे एक पिक्चर दिखता नहीं है, लेकिन ये मैं मालूम नहीं क्यों दिखता नहीं है। लेकिन आप देखेंगे, इवन सीरियल में भी दिखाता है कि राम जब बाण चलाते हैं तब कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। तो मंत्र आज की जो मॉडर्न आर्चरी में भी देखेंगे कि कोई भी निशान जब ताकते हैं, और निशान ताकने के बाद उसको छोड़ने से पहले उनको कहा जाता है कि आप जरा रिलैक्स हो जाओ और आप जरा योग मुद्रा करो। तो वही चीज पहले के जमाने में, राम के जमाने में भी वही चीज होती है, और वही चीज की कॉपी मॉडर्न आर्चरी में हुई है। ये मैं डेफिनेटली विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जो मैंने कहा कि राम के बाण के अंदर गोल चक्कर है, ये जो गोल चक्कर है उसके अंदर क्या हो सकता है, तो इस तरह की स्प्रिंग हो सकती है। जब धनुष की पनख जब हम खींचते हैं
तो उनके साथ में स्प्रिंग भी गोल-गोल घूम के एकदम टाइट हो जाती है और इतनी ताकत जनरेट होती है जब हम उनको रिलीज़ करते हैं, तो ये बाण दूर-दूर तक जा सकता है। आप देखेंगे तो ये बीच वाला जो भाग है वो क्या है? तो वो कुछ नहीं है, मॉडर्न आर्चरी में रा जो अभी जो मॉडर्न आर्चरी में जो बाण होता है उसके एकदम सेंटर पार्ट में एक टेलीस्कोप होता है। यानी निशान ताकने के लिए मेरा निशान सही है गलत वो देखने के लिए ये टेलीस्कोप में देखना पड़ता है और बाद में उसको रिलीज़ करना पड़ता है। ये जो प्रेजेंटेशन है उसमें वीडियो चल सकता नहीं है इसलिए बहुत सारे वीडियो मैंने निकाल दिए। लेकिन दूसरा आश्चर्य मुझे ये हुआ कि राम का जो बाण है, ये राम का जो बाण है और बाण सॉरी धनुष है और धनुष के साथ ये बाण है। तो ये आप देखेंगे बाण का मैंने ऊपर का भाग एक व्हाइट कलर का मैंने अलग से करके आपको दिखाया है। और आश्चर्य ये हुआ कि धनुष इतना बड़ा है, बाण इतना छोटा क्यों? और ये पार्ट आप देखेंगे तो ये पार्ट जितना होना चाहिए उससे थोड़ा बड़ा है। तो ये क्या हो सकता है? तो आज के मॉडर्न आर्चरी में देखेंगे तो ये जो तीर है, वो तीर के आगे ये विस्फोटक पदार्थ जो रखे जाते हैं और इसी तरह के विस्फोटक पदार्थ यहाँ पे वो रखते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। इतना ही नहीं, बाण का ऊपर का भाग आप देखेंगे तो ऊपर का भाग तो बड़ा था ही था, लेकिन नीचे वाला जो भाग है वो भी इतना बड़ा क्यों है? तो इसका सॉल्यूशन मैंने इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है। आप ये देखेंगे कि जो तीर है, तीर का नीचे वाला भाग भी काफ़ी बड़ा है और बाण छोटा क्यों है? तो ये आप मिसाइल देखेंगे गाइडेड मिसाइल, तो गाइडेड मिसाइल का पीछे वाला भाग भी बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ पे जो एक रॉकेट के अंदर जो फ्यूल रखते हैं, वो इसी तरह का फ्यूल यहाँ रखा गया और जाता होगा और जब उनको फायर करते हैं, तब बहुत प्रेशर से दूर-दूर तक वो जाता होगा और ये जो तीर के अलग-अलग प्रकार यहाँ पे दिखाए गए हैं और सुपर नेचुरल वेपन्स यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन मुझे जो आपको समझाना था, वो तीर जो छोटा था, लेकिन फिर भी इतना विस्फोटक क्यों था? तो उसकी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आप देखेंगे तो तीर का पीछे वाला भाग है, वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे जो रॉकेट में फ्यूल रखते हैं दूर-दूर उसको जाने के लिए, वो फ्यूल यहाँ होगा और ये फ्यूल के साथ आप देखेंगे, तो जो रॉकेट के अंदर एक जो थ्रेड रखा जाता है, वो थ्रेड जब जलता है, तब जलते यहाँ पे आ जाता है और ये जो तीर है, जब आप निशाने तक पर पहुँचता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ और बहुत सारे छोटे-छोटे तीर वहाँ पे रखे जाते हैं और जब वहाँ पहुँचता है, तो एक साथ बहुत सारे तीर छूटते हैं, जो हम सीरियल में देखते हैं और वो बात इमेजिनेशन लगता है, लेकिन वो इमेजिनेशन नहीं है, वो बिल्कुल सही बात है। वो चीज़ इस तरह से होती होगी, ये मेरा मानना है। रामायण के अंदर राम की बात करें और नारद मुनि की बात नहीं करें तो कैसे चलता है? नारद मुनि एक ऐसा पात्र जो है, वो कहीं भी उपस्थित हो जाते हैं। तो आज की तारीख में जो हम टेलीपोर्टेशन कहते हैं कि 3D टेक्नोलॉजीज़ के कारण हम एक जगह से होलोग्राम की मदद से एक ही इमेज अलग-अलग जगह पे डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी होलोग्राम इमेज का कमाल है और होलोग्राम से कोई भी व्यक्ति को हम कहीं भी उनको दिखाना है, उनकी उपस्थिति दिखानी है, तो हम दिखा सकते हैं। इसके बारे में आगे बात करना है, तो अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन जब रामायण की बात करें, विज्ञान की बात करें और हनुमान की बात नहीं करें, तो ये कैसे चल सकता है? क्योंकि रामायण के अंदर हनुमान चालीसा की बात करें तो हनुमान चालीसा के अंदर अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता ऐसा लिखा गया है। तो अष्ट सिद्धि का मतलब क्या है, इसकी बात भी हम आज करेंगे। तो अष्ट सिद्धि की बात अगर करें तो अष्ट सिद्धि में सबसे पहले अनिमा की बात करती है और अनिमा सिद्धि का मतलब क्या है कि ये सिद्धि जिनके पास है वो उसके कारण वो मनुष्य जो है वो अ, मनुष्य अपना शरीर को एकदम छोटा, एकदम अणु जितना छोटा भी बना सकता है। उनको अदृश्य करना है तो अदृश्य भी हो सकता है और तो एक सिद्धि अनीमा सिद्धि उसको हम बोलेंगे। दूसरी सिद्धि है तो महिमा सिद्धि। तो महिमा सिद्धि का मतलब क्या है कि उन ये सिद्धि जिनके पास होती है,
उनके कारण उनका कद कितना भी बड़ा उनको करना है तो कर सकते हैं। तो एक सिद्धि से वो छोटे हो सकते हैं, एक सिद्धि से वो बड़े भी हो सकते थे। हनुमान जी की बात गरिमा सिद्धि थी। गरिमा सिद्धि का मतलब ये है कि ये सिद्धि जिनके पास है वो अपना वजन बहुत कुछ बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे तो महाभारत में एक घटना आती है और वो घटना में भीम हनुमान जी बैठे थे और उनकी पूंछ उठाने का प्रयत्न करते थे, लेकिन उनकी पूंछ हटती नहीं थी। तो क्यों नहीं हटती थी? क्योंकि हनुमान जी के पास गरिमा सिद्धि थी। उनके कारण अपना जो वजन है वो उन्होंने बहुत बढ़ा दिया था, जिनके कारण भीम वो नहीं उठा सकते थे। फिर उनके पास एक लधीमा सिद्धि भी थी। लघिमा सिद्धि से क्या होता है कि अपना वजन हवा से भी वो कम कर सकते हैं। तो हवा से भी वजन कम हो सकता है, तो वो कहीं से कहीं एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं। फिर उनके पास प्राप्ति सिद्धि थी, यानी प्राप्ति सिद्धि के कारण उनको कुछ भी कोई भी जगह पे जो भी चाहिए वो उनके पास वो कर सकते हैं। फिर प्रक्रिया सिद्धि थी। प्रक्रिया सिद्धि के कारण उनका जो उनका जो विचार है वो विचार शक्ति में उनके अंदर बहुत उनका चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। इसी तरह जो नव निधि जो है, नव सिद्धि है, वो कौन सी है उसके बारे में भी यहाँ बात की गई है। हनुमान चालीसा में हम देखें तो हनुमान चालीसा में ये चीज काफी फेमस हो चुकी है, जहाँ पे लिखा है जुग सहस्त्र योजन पर भालू लियो ताही मधुरपन पान। यानी इसके अंदर ये जो एक जो हनुमान चालीसा के अंदर ये जो एक लाइन दी गई है, उसके अंदर उसका जो अर्थ हम देखें तो ये अर्थ से हमें पता चलता है कि पृथ्वी से सूरज का अंतर कितना, वो यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। काफी फेमस हो चुका है तो उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन करते नहीं है। लेकिन होता है क्या कि कौन सी चीज कब बनी ये जाननी है, तो ये रामायण के अंदर एक जो श्लोक दिया गया है, ये श्लोक तब लिखा गया था जब राम सेतु बन रहा था। और राम सेतु जब बन रहा था तब लक्ष्मण जी ने देखा कि मूल नक्षत्र में एक धूमकेतु दिखाई देता है। तो मूल नक्षत्र में धूमकेतु कब था, ये अगर एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर से देखे तो ये राम सेतु कब बना था उसकी तारीख हम आज भी जान सकते हैं, और बहुत लोगों ने रिसर्च किया है। उसके बाद हम रामचरितमानस के अंदर भी बहुत विज्ञान की बात लिखी है। उसके बारे में बात करें तो रामचरितमानस में ये लिखा है, कौनी प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णऊ सहित सीबाड़ा। यानी वाल्मीकि रामायण में तुलसी तुलसीदास ने उस जमाने में भी उन्होंने माना है कि रामचरितमानस में भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट का वर्णन किया गया है। और उसको जब पढ़े तब ये सारी बातें हमारे सामने आ जाती है। रामचरितमानस में एक जगह पे लिखा है, बार बार रघुवीर संभारी, तरकेउ पनाई तनाई बल भारी, जेहि गिरी चरण देहु हनुमंता, चले सो गा पाताल तुरंता। तो 17 सदी में आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले गति के नियम हमारे सामने रखे थे। न्यूटन के गति के नियम में जो लिखा था कि आघात और प्रत्याघात एक समान और अपनी विरुद्ध दिशा में होता है, वही चीज संत कवि तुलसीदास ने अपने दोहे में लिखा है कि हनुमान जी ने एक ताकत से एक छलांग लगाई, तो जितनी ताकत ऊपर लगाई उतनी ताकत पृथ्वी के ऊपर अप्लाई हुई, और उसके कारण वो जो जगह जो जो जमीन थी वो एक्शन और रिएक्शन के कारण वो जगह पाताल में चली गई। तो आघात और प्रत्याघात की बात उस जमाने में भी लोग जानते थे। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है तब भी जाना पहचाना उस जमाने में था। यहाँ पे और भी एक चीज आप देखेंगे कि 18वीं सदी में जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया था कि घर्षण द्वारा गर्मी उत्पन्न होती है। दोनों हाथ हम जोर जोर से इस तरह से हम घिसते हैं, ठंडी के दिनों में हम गर्मी पाने के लिए इस तरह का काम करते हैं। और वो चीज जूल ने 18वीं सदी में लिखा था। लेकिन आप देखेंगे तो रामचरितमानस में यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा है, अति संघर्षण जो कर कोई,
अनल प्रकट चंदन ते होई, यानी गर्मी उत्पन्न होती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा, इति बीति जनु प्रभा दुबारी, विविधता पीड़ित ग्रह भारी। यानी आधुनिक विज्ञान में भी जो गर्मी अलग अलग से, जैसे एक तो सनरे सीधी हमारे ऊपर आती है तो भी हमें गर्मी होती है, बाहर गर्मी है, लेकिन विंडो से गर्मी ट्रांसफर होके यहाँ भी आती है। यानी उष्मा का नयन भी होता है, उष्मा का वहन भी होता है और विकिरण भी होता है। तो उष्मा को ट्रैवल करने के लिए जो तीन अलग अलग प्रकार थे, वो तीनों प्रकार की बात रामचरितमानस में भी बिल्कुल साफ हमें दिखाई देती है। तुलसीदास ने अग्नि के बारे में भी बहुत स्पष्ट रूप से वहां पे लिखा है। उन्होंने बर्फ के वास्तविक स्वरूप के बारे में भी यहाँ पे लिखा है। नीच परिताप द्रवद नवनीता, पर दुख द्रव ही संत सुपुनीता। ये बिल्कुल बीच में आ जाता है तो मैं साफ पढ़ नहीं सकता, लेटर बीच में आ जाता है स्लाइड्स होके। फिर लिखा है तात अनल कर सहज सुभाऊ, और इसके अंदर आप देखेंगे तो बिल्कुल बर्फ की अलग अलग वास्तविक और गर्मी और अग्नि के बारे में बिल्कुल साफ तरीके से यहाँ पे लिखा है। प्रकाश और अंधकार की बात भी यहाँ पे लिखी है कि प्रकाश, सूरज से यहाँ प्रकाश कैसे आता है, अंधकार कैसे दूर होता है। मद मोह महा ममता रजनी, तम पुज सता अजनी। तो आप देखेंगे तो रामचरित मानस में भी एक बात भी बहुत बढ़िया लिखी है कि रावण, मैंने कहा था ने कि राम का जो बाण था ये एक ही बार फेल हुआ था, वो रावण के साथ युद्ध होने के बाद। क्योंकि राम जब रावण के सामने उपस्थित हुए तो राम ने देखा कि रावण के तो 10 अलग अलग सिर है, तो ये 10 अलग अलग सिर कैसे हुए। तो आप देखेंगे तो रामायण के अंदर भी लिखा है रामचरितमानस में, नाभिकुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावणु बलताते। मतलब रावण ने क्या किया होगा कि उनको वो फिजिक्स के बारे में उनके पास बहुत ज्ञान होगा, और फिजिक्स का उपयोग करके दो बड़े बड़े मिरर उन्होंने अपने पीछे 30 डिग्री के अंदर इस तरह से रखे होंगे। क्योंकि कोई भी दो मिरर 30 डिग्री में हम रखते हैं तो उसकी अलग अलग मल्टीपल इमेज हमको 10 अलग अलग, यानी 32 डिग्री से कम जब रखते हैं तब 10 मल्टीपल इमेज मिलती है। तो 10 इमेज आपको यहाँ मिली, 10 मल्टीपल इमेज यहाँ मिली, तो हमको हमारे 20 सिर हमको दिखाई देने लगे, 22 सिर हमको दिखाई देने लगे। और जब उन्होंने वार किया तो वो सिर पे नहीं होता था, वो मिरर के ऊपर होता था। तो फिजिक्स का नॉलेज तब भी उनके पास था। लेकिन आप देखेंगे तो उनका जो मिरर था वो यहाँ तक था, यानी यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक था। नीचे उन्होंने कवच पहन के रखा था, लेकिन कवच के नीचे अपना शरीर ओपन था। यानी रावण की नाभि जो थे वो नाभि दिख रही थी। और राम ने क्या किया कि अपना जो रामबाण पहले ऊपर चलाते थे, फिर जब नाभि पे चलाया तब वो इंजर्ड हो गए राम, और राम का मरण हुआ। दूसरी एक मान्यता मेरे ख्याल से ये भी है कि होलोग्राम टेक्नोलॉजी से आप, मैंने कहा कि बहुत सारी इमेज डेवलप कर सकते हैं। तो उस समय रावण के पास होलोग्राम टेक्नोलॉजी, ये जो फोटोग्राफ में दिखाई गई है, इस तरह की होनी चाहिए। और उसके कारण उन्होंने बहुत सारे तीर दिखाए, अपने सिर दिखाए गए। और राम जब सिर, ये राम अपना बाण चलाते थे तब होलोग्राम के कारण तीर आर पार निकल के चला जाता होगा। तो या तो मिरर का यूज किया होगा या तो होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज किया होगा, और अपने 20 सिर उन्होंने बनाए गए हैं। आप देखेंगे तो होलोग्राम टेक्नोलॉजी से ये सारी चीज इमेज हम कहीं भी डेवलप जनरेट कर सकते हैं। तो अंत में कहने का मतलब ये है कि विज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो सत्य को हमारे सामने लाके रख सकता है, और विज्ञान का उपयोग करके हम अपने जो शास्त्र को सही मायने में लोगों के सामने रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती है तब पुराने जमाने में क्या था वो सारी चीज हमारे सामने आ सकती है। और मैं हरदम यह प्रयास करता हूँ कि भारत के शास्त्रों, भारत के संस्कृति, उसकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं रियल में क्या है वो लोगों के सामने रखना। और साइंस हमारे पास क्या क्या था, कैसे कैसे था,
शायद एडवांस टेक्नोलॉजी भी कैसी होगी, उसका कोई राज हमें मिले, तो वो ढूंढने का प्रयास हम भारत के शास्त्रों को पढ़ के, भारत के मंदिरों को अंदर जाके पढ़ के ढूंढने का प्रयास कर सकता है। आज सर ने मुझे ये प्लेटफॉर्म पे ये मेरा लेक्चर प्रस्तुत करने का मौका दिया, उसके बदल मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने ये सारी बातें मुझे आपने सुनी, उसके बदल मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बेसिकली गुजराती हूँ। हिंदी मेरा इतना फ्लुएंट नहीं है, अंग्रेजी तो बहुत कम जानता हूँ। तो ये जानने में या तो कुछ समझने में कुछ तकलीफ अगर हुई है या तो समझ में नहीं आता है, तो आप कभी भी कैसे भी मेरा संपर्क कर सकते हैं। आप सबको राम राम। हाँ मैडम, मेरा कंप्लीट हो गया। हाँ हाँ, मैं बंद कर दूं ना ये सब? ओके।